नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। संजय सिंह को, जो आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद हैं, उनको कुछ शर्तों के साथ जमानत मिली थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो जेल से बाहर आने के बाद उन शर्तों को वो भूल गए हैं। और जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं और जो बयानबाजी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक तरीके से कह सकते हैं कि कोर्ट की अवहेलना भी कर रहे हैं। और जब वो कोर्ट में थे तब वो हॉस्पिटल में थे, और जैसे ही वो कोर्ट से बाहर आते हैं तो वो ऐसा लगता ही नहीं कि वो बीमार पड़े हुए थे। और इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले वीरेंद्र सचदेवा, जो कि दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने संजय सिंह को लेकर के क्या कुछ कहा और जिस तरीके से वो बयानबाजी दे रहे हैं और जो आरोप लगा रहे हैं, उन आरोपों के ऊपर वीरेंद्र सचदेवा ने क्या कुछ कहा, पहले आपको हम सुना देते हैं। लोगों के नाम पर सिर्फ झूठ और बेईमानी और नौटंकी कितनी है वो समझ लीजिए। जब जमानत मिली तो कहां थे? अस्पताल में। अस्पताल से तिहाड़ कैसे आए? दिखाओ भाई। संजय सिंह वाली व्हील चेयर पर 15 मिनट में कार्ड की छत पे चढ़ जाते हैं। और आज जब मीडिया के माध्यम से फिर सहानुभूति लेनी थी तो फिर व्हील चेयर। मैंने कहा ना, बेईमानी और धूर्तता का खून है इनकी रगों में। नौटंकी करते हैं, मुद्दे की बात नहीं करेंगे। जोर जोर से चिल्लाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ को सच नहीं बनाया जा सकता। संजय सिंह एक बात का जवाब दें, मत करो इधर उधर की बात। शराब नीति जब बदली जा रही थी, रेस्टोरेंट ओनर्स के साथ रात को 1 से 3 के बीच में मीटिंग की थी कि नहीं की थी? बताएं संजय सिंह। और आपके यहां तो परंपरा है बच्चों के सर पर हाथ रख के झूठ बोलने की। तुम्हें चुनौती देता हूं। दिल्ली के रेस्टोरेंट ओनर से पैसा इकट्ठा किया गया था कि नहीं किया गया था शराब नीति बदलने के नाम पर? और खुद तुमने मीटिंग की थी। और अगर शराब नीति ठीक थी तो बदली क्यों थी? तो सर, आपने सुना कि वीरेंद्र सचदेवा जो हैं वो क्या कह रहे हैं और किस तरीके से वो संजय सिंह के ऊपर मतलब संजय सिंह को के ऊपर हमला कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जब वो जेल से आते हैं तो वो तबीयत खराब रहती है, लेकिन 15 मिनट में वो कार की छत पे चढ़ जाते हैं, फिर बिल्कुल फिट हो जाते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनका नाम था या नहीं था, इस तरीके के गंभीर उन्होंने ये भी आरोप लगाया है। सर, क्या कहेंगे सर? देखिए नियाज, सबसे पहले बात कि संजय सिंह ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे मामले में बरी हो गए हैं जी, और उनके खिलाफ सारे चार्ज हट गए हैं। हकीकत यह है कि उनको सिर्फ जमानत दी गई है, उसके बदले में इनकी पत्नी ने 2 लाख रुपए का बॉन्ड भरा है जी। जमानत भी इसलिए मिली क्योंकि ईडी ने अपोज नहीं किया था। और नौटंकी की बात आज वीरेंद्र सचदेवा जो बात कर रहे हैं वो तो एनएमएफ न्यूज डे 1 से कह रहा है। सबसे पहले हमने ही वो बात कही थी कि ये कैसी बीमारी है भाई कि अस्पताल से निकलते वक्त व्हील चेयर पर होते हैं, जैसे ही डिस्चार्ज होती है कार के बोनेट पे खड़ा हो जाते हैं, ठीक हो गई सारी बीमारी। और भाषण देने के बाद जब अगली वीडियो आती है तो फिर से व्हील चेयर पे। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ संजय सिंह की बात नहीं है, ये आम आदमी पार्टी का डीएनए है इस तरह का। मैं आपको 5 उदाहरण बता सकता हूं कि इन्होंने कैसे धूर्तता और मक्कारी की। अरविंद केजरीवाल छोड़ दीजिए, वो इन सबका मास्टर है। वो बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाना वगैरह छोड़ दीजिए। यही आतिशी मार्लिना एक दिन पहले ये कहती है कि बीजेपी से मुझे बहुत बड़ा ऑफर आया, लेकिन नाम नहीं बताती बीजेपी के नेता का। एफआईआर दर्ज होता फिर भी नाम नहीं बताती। चुनाव आयोग में शिकायत की गई फिर भी नाम नहीं बताई। आज अंतिम दिन है, आज शाम 5 बजे तक या तो चुनाव आयोग को वो नाम बताए कि किस बीजेपी नेता ने इनसे संपर्क की थी या माफी मांगी। और इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि वो माफी मांगे। बिल्कुल। और 6 बार माफी मांग चुके हैं जी। एक सेकंड, आपकी आवाज शायद नहीं आई। 6 बार माफी मांग चुके हैं। मजीठिया से माफी 1, अरुण जेटली से माफी 2, नितिन गडकरी से माफी 3, कपिल सिब्बल से माफी 4, संदीप दीक्षित से माफी 5। माफी का तो रिकॉर्ड इन्होंने बना दिया।
आरोप लगाते हैं, जब कोई जो छोड़ दिया तो छोड़ दिया, जैसे आपने कुछ कहा नहीं तो छोड़ दिया, तो ये खूब वाह कि देखिए हमने कितना बड़ा आरोप लगाया, लेकिन जैसे ही कोई कोर्ट में घसीटता है मानहानि का, तो सॉरी जी गलती होगी, आगे से गलती नहीं करेंगे। ये लोग तो अपने परिवार के साथ भी ईमानदार नहीं है जी। आप देखिए उनकी जो पत्नी है सुनीता केजरीवाल कर क्या रही है। आज ही भगत सिंह के जो वंशज हैं उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी किया और उन्होंने ये कहा कि ये केजरीवाल अपने बगल में भगत सिंह की तस्वीर लगाए हुए हैं और दूसरी ओर अंबेडकर की तस्वीर लगाए हुए। ये सवाल हम उठा रहे थे कि नहीं कल जी। आज भगत सिंह के परिवार वालों ने कहा कि नहीं, ये कौन है, तिहाड़ी चोर जेल के अंदर सलाखों के बीच में अपनी तस्वीर लगा के बैठा हुआ है। और भगत सिंह, और देखिएगा उस तस्वीर भगत सिंह और अंबेडकर थोड़ा नीचे और ये उन सबके ऊपर, और इसके सारे साथ मकान वो सेंटर में भी हैं, आपकी वो आवाज सेंटर में भी नहीं हैं। है, एक तरफ भगत सिंह है, दूसरी तरफ अंबेडकर हैं और वो बीच में सेंटर में है अरविंद केजरीवाल। तो मैं ये कह रहा था कि जो आप जिस तस्वीर का आप जिक्र कर रहे थे, आप तस्वीरों में भी देखेंगे तो एक तरफ जो है भगत सिंह है, दूसरी तरफ अंबेडकर है और बीच में जो है वो अरविंद केजरीवाल जी हैं और उसके आगे सुनीता केजरीवाल जी बैठती हैं और मीडिया से मुखातिब होती हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो तीन पीछे पिक्चर तस्वीरें दिखती हैं और ये हमेशा जो भगत सिंह से तुलना भी करते रहते हैं कि भगत सिंह के वो नक्शे कदम पर चल रहे हैं, भगत सिंह को मानते हैं। लेकिन आप अगर कोई किसी को रोल मॉडल मानता है तो किसी के बगल में वो अपनी तस्वीर लगा सकता है क्या? मुझे तो नहीं लगता। नहीं, अच्छा बताइए, ये नहीं बताइए, सुनीता केजरीवाल कह रही है कि ये स्वतंत्रता सेनानी है और दूसरा जन्म लेके आया है। भगत सिंह दारू की पॉलिसी बनाते थे क्या, और एक के साथ एक बोतल फ्री देते थे, यही भगत सिंह का काम था। सारे चोर चिहाड़ भगत सिंह हो जाएंगे। ये कहते हैं हम अंबेडकर को मानते हैं। दलित क्या करते थे, 5 स्टार होटल में रुकते थे, महाराजा स्वीट्स में, और 50,000 की थाली खाते थे। ये सब चोर लोग हैं, आप समझ क्यों नहीं रहे? बिल्कुल बिल्कुल। हम दर्शकों को वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं, हम दर्शकों को वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से एक तरफ भगत सिंह की तस्वीर है, दूसरी तरफ भीमराव अंबेडकर की तस्वीर है और बीच में अरविंद केजरीवाल की तस्वीर है। तो कहीं ना कहीं इन तस्वीरों के माध्यम से भी कुछ ना कुछ तो हर चीज में एक संदेश छिपा हुआ होता है। आप बिल्कुल बीच सेंटर में आप अपनी तस्वीर लगाते हैं और दोनों तरफ, एक तरफ भगत सिंह और एक तरफ अंबेडकर के लगाते हैं। तो सर इस तस्वीर को देख करके क्या लगता है कि क्या ये संदेश क्या देना चाहते हैं खुद को सेंटर में रख करके? नहीं, ये संदेश देना चाहते हैं कि केजरीवाल बहुत बड़ा भगत सिंह है और वो अंबेडकर और भगत सिंह के बराबर का है, इसलिए तो इसको सेंटर में रख दिया और उन दोनों बेचारे महापुरुषों को किनारे कर दिया। और उसके नीचे बैठ गई खुद इसकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, जो कि टाइल्स घोटाले का आरोप है। जब भी वो शीश महल बन रहा था ना, तो ये सिलेक्ट कर रही थी जी। और उस सरकारी ठेकेदार ने बताया कि सुनीता मैडम आई थी यहाँ पे और टाइल्स तो सिलेक्ट किया ही, साथ में एक मूर्ति भी नीचे गिफ्ट की। ये खुद को झांसी की रानी बता देंगी कल जी। सारे महापुरुष हमारे घर में पैदा होते हैं जी, बाहर किसी के यहाँ कुछ नहीं होता है। अरे पता नहीं कौन से लोग हैं जो इस तरह के लोगों को वोट देते हैं और सिर्फ एक बात पे देते हैं, ये फ्री फ्री फ्री, बिजली माफ, बिजली हाफ और पानी माफ, और इसके अलावा क्या है ये? अच्छा बताइए कि एक कौन सी ऐसी सरकार है जिसके 6 मंत्री जेल में हैं, 6 लोग जेल में हैं? भारत में कोई सरकार बनाई? लालू यादव की सरकार, जिसको ये खुद भ्रष्ट कहा करते थे, उसके इतने सारे मंत्री जेल में थे क्या? अब तक की सबसे बेईमान और भ्रष्ट सरकार आजाद भारत की। दिल्ली जल बोर्ड घोटाला 1, वक्फ बोर्ड घोटाला 2, शीश महल घोटाला 3, हॉस्पिटल में नकली दवा सप्लाई घोटाला 4, आम आदमी पार्टी मोहल्ला घोटाला 6, 5, अब कोई सा भी डिपार्टमेंट निकालिए, शिक्षा घोटाला, ये बेंच कुर्सी घोटाला, कोई सा ऐसा डिपार्टमेंट छोड़ा है इन लोगों ने? एक डिपार्टमेंट जिसकी जांच नहीं चल रही है। एक आरोप गलत लगा सकते हैं, 2 आरोप गलत लगा सकते हैं, सारे के सारे आरोप में इन्हीं के लोग एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं। केजरीवाल बोल रहे हैं इन दोनों पे, आतिशी पे और सौरभ भारद्वाज पे। विजय नायर बोल रहा है केजरीवाल पे, आतिशी बोल रही है चड्डा के बारे में और दुर्गेश पाठक के बारे में। सब एक दूसरे की पोल खोल रही है बिल्कुल। और उनको कह रहे हैं कि हम भगत। इनके अलावा एक और घोटालेबाज इनके विधायक है अमानतुल्लाह खां। अमानतुल्लाह खां के खिलाफ भी ईडी ने कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है। अमानतुल्लाह खां का केस समझिएगा ध्यान से, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों को यह नहीं पता कि अमानतुल्लाह खां ने किया क्या जी। अमानतुल्लाह खां दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हुआ करते थे। उस दौरान रिक्रूटमेंट हुआ था दिल्ली वक्फ बोर्ड में
आरोप ये है कि इन्होंने 32 लोगों से, जी हाँ 32 अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से पैसे लेकर नौकरी दिलाई जी, और उन लोगों ने शिकायत दर्ज कराई। किसी को घर गिरवी रखनी पड़ी, किसी को अपनी जमीन बेचनी पड़ी, तब नौकरी मिली थी दिल्ली वक्फ बोर्ड में। और पैसे किसने खाए? आरोप यह है कि ये अमानतुल्ला खान ने खाए। और इसके बदले अमानतुल्ला खान ने को ईडी ने नोटिस भेजा कि भाई इस तरह के आरोप हैं, आप आ जाइए, अगर आप साफ साफ हैं तो आप जवाब दीजिए कि क्या है। वो हाजिर नहीं हुआ आदमी। अब ईडी की टीम गई है कोर्ट में ये कहने कि देखिए हमारे नोटिस पर वो हाजिर नहीं हो रहे हैं, वो भागे हुए हैं। इसी मामले में इससे पहले मार्च में ही दिल्ली हाईकोर्ट में मामला लेकर गई थी ईडी और दिल्ली हाईकोर्ट ने अमानतुल्ला खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, क्योंकि अमानतुल्ला खान गए थे दिल्ली हाईकोर्ट केजरीवाल की तरह, बोले थे कि मेरी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, इस पे आप रोक लगवा दीजिए। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा क्यों रोक लगवाने, आप ईडी के नोटिस पे हाजिर नहीं होंगे और आपकी गिरफ्तारी से रोक लगा दें। तो इसी मामले में अब जो हुआ है, ईडी की टीम गई है राउत रेणु पीएमएलए कोर्ट में और कहा है कि इस आदमी को पकड़ूं या खुद हाजिर होता है, आप बताओ। इतना ही नहीं है, अमानतुल्ला खान पे और भी कई गंभीर आरोप हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहते हुए जितनी दिल्ली की वक्फ प्रॉपर्टियां थी ना, आरोप यह है कि इन्होंने किराए पर लगा दिया, उसका किराया खुद वसूलते, मतलब अपनी निजी संपत्ति की तरह इस्तेमाल किया इस इंसान ने। मैं इसलिए बोलता हूं कि ये किसी के नहीं है, ये जो आदमी अपने परिवार का नहीं हो सकता, जो अपने बेटे बेटी के सर पे कसम खा के झूठ बोल सकता है, उसको कौन दुनिया में उसका मालिक, किस पे भरोसा करेगा? आप एक भी इंसान देख लीजिए जो अन्ना हजारे के आंदोलन के दौरान इनके स्टेज पे था, आज इनके साथ है, एक भी शख्स नहीं। न अन्ना हजारे हैं, न बाबा रामदेव हैं, न प्रशांत भूषण है, न योगेंद्र यादव है, न किरण बेदी है, न कुमार विश्वास है, एक आदमी नहीं उस दौरान। उसके बाद जब पार्टी बनी थी उन्होंने एक एक कर कैसे सबको डंप करते गए, आप देख लीजिएगा। मैं शुरू से आपको उदाहरण बताता हूं कि एक एक कर कैसे पर कतरे गए। आशुतोष शामिल हुए थे इनकी पार्टी में, उसको किनारे लगाया। कुमार विश्वास शामिल हुए थे, उनको किनारे लगाया। डंप करना इनका नेचर है और उसी सिलसिले में इस बार केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज को डंप करने के लिए इन पे आरोप लगा दिए कि विजय नायर इन्हें रिपोर्ट करता था। ये किसी का नहीं है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। इसको सिर्फ यही बात पता है कि लोग लालची हैं, लोगों को कुछ टोकनिज्म दे दो, बोल दो कि तुम्हारा पानी का बिल माफ, तुम्हारा बिजली हाफ कर देंगे और लोग हमारे पीछे पागल हुए फिरेंगे। भी इतनी बढ़िया संभ्रांत महिला शीला दीक्षित जिसने दिल्ली की इतनी सेवा की, ये आदमी झूठा आरोप लगा लगा के कि मेरे पास एक संदूक में भर के सबूत है और चाबी मेरे हाथ में है, बदनाम कर करके सत्ता से रहा है। मर गई वो, लेकिन वो संदूक का ताला इसने नहीं खोला। वो संदूक कहां है और इसकी चाबी कहां है ये बता। इसके ये मैं बोला ना कि महापौर हर वो काम करेगा जिसके चलते इसको सहानुभूति मिले। अब बताइए अपनी पत्नी को ये कुर्सी पे बैठाने के लिए सारे प्रपंच रच रहा है कि नहीं? मुख्यमंत्री के चेयर पे इसकी वाइफ क्यों बैठी हुई है, किस हद से बैठी हुई है? वो घर का चेयर है क्या, डाइनिंग रूम का, कि खाना खाने के लिए पति नहीं है तो पत्नी बैठ के नाश्ता कर रही है? दोनों ओर तिरंगा लगा के, ऊपर शहीद भगत सिंह और अंबेडकर का लगा के ये रोज भाषण दे रही है महिला। और ये कोई राबड़ी देवी टाइप की अनपढ़ महिला नहीं है किसको नहीं पता है, इसको सारी बातें पता है। ये जानबूझ के ये कर रही है। इसको लग रहा है कि लोग बेवकूफ हैं और इसके जो तिहाड़ी पति है इसको चंद्रशेखर आजाद मानने लगेंगे। ये छवि बनाने की कोशिश है। पर चंद्रशेखर आजाद कोई भ्रष्टाचार के आरोप में नहीं गए थे, पैसे खाने के आरोप में नहीं लग गए थे, दारू बांटने के आरोप में नहीं गए थे। वो देश की आजादी के लिए शहीद हुए थे और तुम पैसे कमाने के लिए गए हो। दोनों में फर्क है। सही बात है। और सारे लोग चोर सतार हैं, वो अंदर एक के बाद एक जा रहे हैं। और एक और चीज है कि इनको अगर ईडी का समन जाता है तो ये मतलब उसकी अनदेखी करते रहते हैं। जैसे खुद अरविंद केजरीवाल 10वें समन के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है, अमानतुल्ला खां को भी समन भेजा गया लेकिन वो पेश नहीं हुए, तब जाकर के उनके खिलाफ कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई गई है। तो ये जो एक सिलसिला है कि समन भेजो फिर भी इन्हें पेश नहीं होना है, तो ये क्या मतलब आखिर ये ऐसा क्यों करते हैं? देखिए ना, जो इज्जतदार आदमी होता है ना, उसको एक बार पुलिस फोन करे या ईडी फोन करे या सीबीआई फोन करे, अगर वो सही है तो वो चला जाता है, उसके पास जो भी डॉक्यूमेंट को जाकर दिखा दे जाते हुजूर हमने कुछ नहीं किया। जो छोटा मोटा चोर होता है ना, तो पुलिस का छापा पड़ता रहता है, वो भागता है। आपने देखा होगा गाँव घर में कुर्की जब्ती वगैरह हो जाती है, वो फरार हो जाता है। उसी तरह से फितरत के लोग हैं। ईडी बुला रही, आप 5 साल तक चले जाओ, गए कि नहीं कैलाश गहलोत,
जी। पहले समन पे गए, सवाल हुआ, वो बाहर चले आए, क्योंकि वो इज्जतदार थे, वो पढ़े लिखे आदमी थे, वो गंभीर थे। भले ही ड्राफ्ट उनसे बनवाया क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, पर दिमाग इन लोगों का था। और वीरेंद्र सचदेवा ने एक आरोप और लगाया है, बेहद गंभीर, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। जिस दिन उत्पाद नीति विड्रॉ की जा रही थी, पुरानी वाली जिसपे घपले का आरोप लगा था, उस दिन संजय सिंह ने दिल्ली में होटल एसोसिएशन ऑनर्स के साथ बैठक की थी या नहीं की थी? हाँ, बस इतना संजय बता सिंह दें। इसका जवाब क्यों नहीं देते? जी। हाँ, वीरेंद्र सचदेवा ये सवाल कर रहे हैं कि नहीं? आखिर जिस दिन तुम्हारी उत्पाद नीति वापस आने वाली है, क्योंकि तुमने इसलिए वापस लिया क्योंकि तुम पकड़े गए, शोर हो गया था कि घपला हुआ है, घोटाला हुआ है। अगर वो पॉलिसी इतनी ही अच्छी थी तो तुमने विड्रॉ क्यों किया? चलने देते, अगर कुछ गड़बड़ नहीं थी तो चलने देते। लेकिन जैसे ही मीडिया में खबरें आने लगी कि देखिए भाई इसमें कमीशन खोरी हुई है, फटक से विड्रॉ कर लिया उस चीज को। तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है और अपने आप को चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, महात्मा गांधी, अंबेडकर कहना बंद कर दो। तुम हो कुल मिला के घोटालेबाज और तुम्हें उठा के ले गई है ईडी। चलिए ठीक है। और तुम्हें भेजा गया है तिहाड़। तुम तो नेता कहलाने के लायक नहीं हो, क्योंकि देश का वर्स्ट से वर्स्ट नेता गिरफ्तारी के पहले इस्तीफा देता है और तुम तो इतने नीचे गिर गए हो कि जिद पे अड़े हुए हो कि जेल के अंदर से सरकार चलाए। नैतिकता नहीं, मोरालिटी नहीं, कुछ भी नहीं। ये कहते थे कि मेरी नानी ने कहा था कि अयोध्या में कोई मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाएगी, नहीं जाना है, गया ये। इसकी नानी ने शायद ये भी कहा होगा कि बेटा कितना भी नोटिस दे देगी, तब तक हाजिर नहीं होना है जब तक घसीट के तुमको नहीं लेके जाए। कहा तक क्या पूछिएगा? ये नानी को बदनाम कर देगा, बच्चों को बदनाम कर देगा, पत्नी को अपनी चेयर पे बैठा देगा, यानी कुछ भी कर देगा भाई। कोई ईमान धर्म थोड़ी ना इसका। फ्रॉडस्टर है, नौकरी छोड़ी, पता था कि उसमें पैसा नहीं कमा सकते, एनजीओ बनाया, एनजीओ में इधर उधर का किया, बाहर से पैसे लेने शुरू किए, लगा कि एनजीओ की कमाई पूरी नहीं पड़ रही है, आंदोलन खड़ा किया ब्लैकमेल के लिए। उसके बाद पार्टी बनाई, पता था कि पॉलिटिक्स में ज्यादा पैसा है। अब पॉलिटिक्स में आया तो हर डिपार्टमेंट में घोटाला कराया, किसी डिपार्टमेंट का मालिक खुद नहीं बना। एक लौता सीएम है पूरे देश में जिसके अंदर कोई डिपार्टमेंट नहीं, कोई विभाग नहीं, क्योंकि विभाग होगा तो फाइल पे साइन करनी पड़ेगी, फाइल पे साइन करेगा तो पकड़ा जाएगा, इसलिए सब इसने अलॉट करके रख दिया। मनीष सिसोदिया तुम शिक्षा, सत्येंद्र जैन तुम ये देखोगे, कोई दारू देखेगा, चड्डा तुम दारू देखोगे, अमनतुल्लाह तुम वह देखोगे, मेरा साइन कहीं होगा तब तो मैं पकड़ा जाऊंगा। सिग्नेचर तो मंत्रियों के होते हैं जी, जेल तो वो जाएंगे, हम तो भगत सिंह की औलाद बने बैठे रहेंगे, जबकि सब इसके इंस्ट्रक्शन पे हो रहा था, तो सब पता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के संजय सिंह जो जमानत मिली है, लेकिन संजय सिंह की जमानत के बाद जिस तरीके से वो खुल करके सामने आ रहे हैं और जितना वो एग्रेसिव दिख रहे हैं बीजेपी के ऊपर, वहीं पे बीजेपी दिल्ली जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने, वीरेंद्र सचदेवा ने ये दावा किया है उन्होंने कि वो सिर्फ बता दें कि वो मीटिंग में वो शामिल थे या नहीं थे। इसको लेकर के उन्होंने दावा किया। एक बात और महत्वपूर्ण, इसको जब बेल दिया ना तो कोर्ट ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कई तरह के बाउंडेशन लगाए जी कि आप क्या क्या नहीं कर सकते। आप विदेश नहीं जा सकते, इस केस से जुड़े मामले पर नहीं बोल सकते, आप अपने बारे में नहीं बोल सकते। ये आदमी मीडिया में घूम घूम के चीख के कर रहा है कि मेरे खिलाफ टॉर्चर हुआ है, और आज मेडिकल रिपोर्ट आई तो पता चला कि इसका वजन बढ़ गया जेल में जाने से, 13 किलो वजन बढ़ा है। और कैसा ऐसा टॉर्चर कभी सुना है कि रोज आपको पीट रहे हैं, आपका वजन बढ़ रहा है जी? इंसान के साथ तो नहीं होता। आप देखिए वो मेडिकल रिपोर्ट और दिखाइए दर्शकों को। ये सब फ्रॉस्टर ऐसे आदमी हैं, इन लोग इतने घपला घोटालाबाज आदमी हैं कि प्रणब मुखर्जी साहब पढ़े लिखे आदमी, जहीन आदमी, जब ये लोग बैठा हुआ था आंदोलन के समय तो बुलाया इससे बातचीत करने के लिए, और ये केजरीवाल बाहर आके बोला, क्या बोलता है पता है टीवी के सामने कि प्रणब मुखर्जी ने तो मुझे डांट दिया जी, मेरी बात नहीं सुनी। अगली बार से प्रणब मुखर्जी ने कहा कि भैया वीडियो कॉन्फ्रेंस, वीडियो से सारी रिकॉर्डिंग होगी, क्योंकि ये बाहर जाके कुछ भी आरोप लगा सकता है। इस हद तक ये आदमी जी हाँ, जब ये कोई गरिमा कि जब इनकी कुछ भी करके तो लाइमलाइट में आना है। 76 केजी थे, लेकिन फिर उसके बाद 82 केजी, मतलब 6 किलो पूरा का पूरा इनका वेट बढ़ गया। अच्छा बताइए कैसा टॉर्चर था कि 6 केजी बढ़ गया? इस तरह जेल में कहीं टॉर्चर सुना है क्या? मारने से सिर्फ शरीर फूलता है, वजन नहीं बढ़ता। हाँ, तो जिस तरीके से चलिए तो कुल मिला
जी, तो कुल मिलाकर के बात यह है कि संजय सिंह जो जिन शर्तों के आधार पर उन्हें जिन शर्तों के साथ कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है, ऐसा लग नहीं रहा है कि उन शर्तों को वो फुलफिल कर पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो एग्रेसिव होकर के बयानबाजी दे रहे हैं और सारी चीज़ें जो बता रहे हैं, इसके बाद यही वीरेंद्र सचदेवा ने उनके ऊपर बहुत ही गंभीर आरोप मतलब गंभीर दावा किया है कि अगर वो साबित करते हैं कि वो उस मीटिंग में शामिल थे या नहीं थे। इसी मुद्दे पे हमने चर्चा की, हमने चर्चा की। पंकज सर हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।